नमस्ते साथियों। काफ़ी लंबे समय बाद आज फिर क्लासेस की शुरुआत होने वाली है। अब लगातार क्लासेस आती रहेगी, जैसा कि हम लाइव में भी बात कर चुके हैं। और आज का जो चैप्टर है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमारे 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम सभी लोग, जो चाहे क्लास 10th में हो अथवा नहीं हो, या किसी और भी क्लास में हो, 9th में भी हो या कोई बड़ी क्लासेस में भी हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, इस चैप्टर को अगर आपने समझ लिया तो हाल फिलहाल में चल रही बहुत सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस को आप समझ जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज के बारे में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में समझ जाएंगे, और हम ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से एक डेमोक्रेसी काम करती है और किस तरीके से जो डिक्टेटरी होती है वो काम करती है, और क्यों डिक्टेटरशिप की तरह नहीं जाती है कोई भी गवर्नमेंट, और सभी लोग क्यों डेमोक्रेसी अपनाना चाहते हैं। इस चैप्टर में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, यानी संविधान। हम भी जानते हैं कि हमारे भारत का भी एक बहुत बड़ा, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमें बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी जो गवर्नमेंट है वो गलत कदम नहीं उठाती है। साथ में ही हमारे साथ जो अन्याय होते हैं, इनजस्टिस होती है, उसके बारे में हम सब जो है अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये सब किसके लिए दिया हुआ है? हमारे लिए दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। लेकिन बात फिर आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो इसकी रक्षा करता है। ऐसा हमारा प्रावधान हमारे संविधान में दिया हुआ है। जब भारत की आज़ादी हुई थी तब संविधान में ये सारी बातें लिखित की गई थी, और जो भारत के उस समय के जितने भी सेनानी थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके तहत उनके दिशा निर्देश में ये सभी बातें कही गई थी। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं ये न सिर्फ क्लास 10th को कवर करता है, बल्कि जो सभी पॉलिटिकल सिचुएशंस है उसको समझने के लिए भी बहुत आवश्यक है कि आज चैप्टर को समझें। और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, सिर्फ एग्जाम देने के लिए ही नहीं, साथ में इस चैप्टर को समझने के साथ में हम जितनी भी कंट्री में सिचुएशन चल रही है, विश्व की जितनी भी कंट्रीज है उसमें जो सिचुएशन चल रही है उसको हम समझ पाएंगे। तो देखिए, हमने फ्रांस रिवॉल्यूशंस में मोनार्की सिस्टम देखा था कि किस तरीके से वो काम करता है। उसके बाद में एक नया शब्द हमारे सामने आ जाता है, डिक्टेटरशिप, जो हमने फ्रांस रिवॉल्यूशन में भी देखा था कि डिक्टेटरशिप भी आ जाती है, डायरेक्टली होती है, और लास्ट में डिक्टेटरशिप की तरफ मूव ऑन हो जाती है। तो हाल फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसमें दो सिचुएशंस काम करती है। एक तो काम करती है डिक्टेटरी और एक काम करती है डेमोक्रेसी। ठीक है, डिक्टेटरी का मतलब है तानाशाही, किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। और साथ में ही जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी लोग, आपके जैसे और हमारे जैसे, हम आप सभी मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं और वो गवर्नमेंट रन करती है, और उस गवर्नमेंट के साथ में ही हम जो है अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या फर्क है, तो यहाँ पे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी में कोई भी जब भी गवर्नमेंट बनेगी तो उसको इलेक्ट किया जाएगा, यानी कि चुनाव प्रणाली के तहत सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं। जैसे कि मैं किसको वोट करता हूँ, आप किसको वोट करते हैं, आपके परिवार वाले किसे वोट करते हैं। और लोकपाल सिर्फ एक ही नहीं चूज होगा, उसमें बहुत सारे, जैसे कि कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है, या कोई एमएलए खड़ा होता है, या कोई सांसद खड़ा होता है, एमपी खड़ा होता है, तो उसको वोटिंग करी जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खड़ा होगा, उसके सामने भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी काम करती है। हम उसको चूज करते हैं कि हमारे किसे हमें चूज करना है, हम किसे पसंद करते हैं, कौन हमारी तरफ से जो है प्रतिनिधित्व करेगा, कौन हमारी तरफ से आगे जाएगा। तो ये सभी होती है डेमोक्रेसी में, जिन्हें सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। वहीं जो डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। किम जोंग उन की बात करते हैं जो साउथ कोरिया का है ना। तो उसी के साथ में जैसे कि हम रशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो डिक्टेटरशिप की तरह चलती है। और उसमें क्या होता है कि सिर्फ जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, इलेक्शंस होते हैं नाम मात्र के होते हैं।
उसमें पता है, जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें पता है कि ये व्यक्ति जीतेगा, बस एक फॉर्मेलिटी कराने के लिए, पूरे विश्व को बताने के लिए कि भाई हम चुनाव कर रहे हैं, हमारी जनता जहाँ हमें पसंद करती है इसलिए हम यहाँ आए, ये सिर्फ दुनिया को बताने के लिए सारा काम किया जाता है। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो लीड करता है और उसको जीत जाता है, ऐसी पॉलिसीज वो लाता है कि सभी लोग उसे ही जीता, वोट देते हैं। साथ में ही क्या दिक्कत है कि जो सामने खड़ा होता है या तो उसको मार दिया जाता है या उसको कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। तो इसलिए डिक्टेटरशिप जो है उसको कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो तानाशाह बन जाती है। अब इसके नुकसान क्या क्या है, तो देखो नुकसान, जैसे आप हैं, मैं है, अगर हम कुछ आवाज उठाएंगे, हमें कुछ काम है, तो सरकार वो काम करेगी नहीं। सरकार जो क्या करेगी, जो हमारी जो इच्छा होगी, उनकी जो इच्छा होगी वही काम करेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी में क्या हमारे क्या निर्णय लेने हैं, जैसे कृषि कानून लाए, ठीक है, उस पर हंगामा हो गया, फिर कृषि कानून को वापस लिया गया। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम निर्णयों को सरकार के द्वारा बदलवा सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि आपको अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया, जो लीड कर रहा है उसने कह दिया है भाई ये होगा, इसका मतलब वो हो गई, ठीक है। उसके आप ना तो आपके पास कोई मीडिया होती है, ना आपके मीडिया होते, लेकिन उनके अंडर में होती है मीडिया जो है, वो भी आपका कहना नहीं। आपके पास कोई ऐसा रूम नहीं होता है जिस जहां पर आप करेक्शंस करवा सकें। तो ये है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। आई होप ये दोनों समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए ये किम जोंग उन है और ये चीन का है और ये हमारे भारत के जो लीडर्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस तरीके से बताया गया है कि किस कैसे काम करता है। एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है यहाँ देखने लायक, देखिए डिक्टेटरशिप में किसी भी कंट्री को रन करने के लिए क्या आवश्यक है, इकोनॉमी। कि भाई आपके पास अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़िया होगी तो आपकी कंट्री बहुत बेटर होगी। भारत निरंतर क्या कर रहा है, भारत निरंतर यही तो प्रयास कर रहा है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो, जो आर्थिक स्थिति है उसकी बहुत मजबूत बनती रहे। अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो वो देश लगातार क्या खत्म होता जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान की हम सिचुएशन एट प्रेजेंट देख सकते हैं, बांग्लादेश की हम सिचुएशन देख सकते हैं, श्रीलंका की हम सिचुएशन देख सकते हैं। तो वो आर्थिक रूप से लगातार क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उनकी जो कंट्री है उनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। तो ये अब कोई भी कंट्री जो होती है वो क्या करती है कि अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। लेकिन हमेशा ये देखा गया है, ये अपने चैप्टर में बाद में आएगा, अभी वहां पर हम इसी ग्राफ का यूज करेंगे। देखिए जो पुअर कंट्रीज होती है, ठीक है, जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्री ले लें हम, नामीबिया वगैरह, इनकी कंट्री का बात करें, और साथ में ही जो डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्री होती है जहां पे डेमोक्रेसी काम नहीं करती है, वहां पे ग्राफ लगभग सिमिलर ही चलता है। ग्राफ सिमिलर चलने का मतलब ये है कि उन दोनों देशों की स्थिति, यानी कि जो पुअर कंट्रीज है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ, जिससे हम बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया की, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं हम पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहां पर क्या, नॉर्थ कोरिया में क्या है, नहीं है। अब नॉर्थ कोरिया में जो स्थिति है फाइनेंशियल कंट्री और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो लगभग सिमिलर ग्राफ नहीं आपको देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पुअर कंट्री एक तरफ और एक तरफ डिक्टेटरशिप है। तो इन दोनों को ग्राफ की जब भी हम बात करते हैं तो वो लगभग सिमिलर ही चलेगी, जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो लगभग सिमिलर ही चलेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती है, कोई कंट्री साथ नहीं देती है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो स्थिति है वो दिन ब दिन उनकी खराब होती जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 की, और 5 में क्या दिया हुआ है उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन हो गया कि किस तरीके से एक डेमोक्रेसी कंट्री काम करती है और दूसरा किस तरीके से डिक्टेटरशिप काम करती है। आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप वापिस 2 मिनट लगेंगे इसको वापिस रिपीट करके देख लेना। तो ये चीज जो मैंने समझाई है अभी 8 मिनट की वीडियो में, ये समझना जरूरी है। अब चैप्टर तो आसान हो जाएगा, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो चैप्टर पढ़ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब सारी वही चीजें आएंगी वापिस, है ना। देखिए हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, कि किस तरीके से हमें क्या करना है, लोकतंत्र है उनका हम आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन डिक्टेटरशिप इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। अब हम कुछ बिंदुओं के तरह हम जानेंगे कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी होती है वो ज्यादा बेटर होती है किससे, डिक्टेटरशिप से। फर्स्ट, चलो पेन चूज कर लेते हैं और हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। प्रमोट इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, कि ये जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या करती है कि सभी में समानता बताती है। समानता किसमें, कि भाई जितने भी लोग हैं, आप
चाहे उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, कोई मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, ये सभी क्या करती है कि सभी को समानता देने की कोशिश करती है, सबको इक्वल रखने की कोशिश करेगी। भाई आप कोई उच्च वर्ग के नहीं है, कोई निम्न वर्ग के नहीं है, कोई मिडिल क्लास नहीं है, कोई अपर क्लास नहीं है, सभी को जो फैसिलिटीज है वो सभी को बराबर देने की कोशिश करती है। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि आपको विभिन्न रूप से समायोजित रूप से, और साथ में ही आपको क्या करता है कि गरिमा, आपकी जो रेस्पेक्ट होती है, रेस्पेक्ट होने के साथ में ही आपकी जो पोजीशंस होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, इम्प्रूव, आपको लिखने का जो काम है वो सब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद लिखिएगा, है ना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, साथ में ही क्या करती है कि अगर आप मान लो कि कोई सरकार ने जो जितने भी एमपीज बिठाए हुए हैं, प्रधानमंत्री मान लो, अगर उन लोगों ने क्या किया है कि कोई डिसीजन ले लिया है जो हमारे हित में नहीं है, जो हमारे फेवर में नहीं है, तो उससे क्या होगा कि जो लोगों का प्रेशर बनेगा वापस, और प्रेशर बनने के साथ में ही जो गवर्नमेंट होगी वो वापस अपने डिसीजन को सही करने की कोशिश करेगी कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, जिसे हम कृषि कानूनों में देखते हैं। प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आपके आपसी मतभेद जो होते हैं किसी भी स्टेट को लेके हो गए, यानी कि राज्य राज्य की कोई लड़ाई हो गई, या फिर किसी जातिगत आंदोलन हो गए, या फिर आपके खुद की कोई ऐसी समस्याएं हो रही है कोई सामूहिक रूप से, तो उसको क्या करती है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि उनके जो मतभेद होते हैं उनको सही करने की कोशिश करती है। नाउ अलाउस रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स, यही हमने एक और सेकंड पॉइंट में भी देखा था कि लाइट की एक बड़ी समस्या है, क्या कर सकते हैं, वो तो अपने हाथ में है नहीं। ठीक है, हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। हम 3 बिंदुओं पर विचार कर चुके हैं। प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, सभी नागरिकों को समानता देना। इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि सभी को गरिमा प्रदान करना, और उसके साथ में ही इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अपने जो निर्णय ले रखे हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करना। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यदि की कोई समस्याएं हो जाती है किसी भी चीज को लेके, किसी भी विषय वस्तु को लेके, तो उसको सही करना। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक, हम इसी बिंदु पर बात कर रहे थे, और ये था कि किसी भी जो मिस्टेक्स हुई है, यानी कि मान लें आपने कोई ऐसा संविधान बनाया है, या फिर आपने संविधान में ऐसा कोई चेंजेस किया है, आप कोई ऐसा कानून लेके आए हैं जिससे कुछ न कुछ समस्याएं हो रही है, या लोगों को कोई हो रही है, जिससे आंदोलन हो चुके हैं, रिवोल्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उनको करेक्ट करने के लिए समय मिलेगा, बातचीत करने के लिए समय मिलेगा। साथ में ही ऐसा नहीं है कि आपने उस चीज को उस पर थोप दिया है, कंपल्सरी है कि करना ही करना है। सरकार पे ये प्रेशर रहता है, ऑपोजिशन का भी और जो पब्लिक होती है उनका भी, कि आप जो कानून बना रहे हैं उसके बारे में आपको पुनः विचार करना है, साथ में ही आपने जो मिस्टेक्स की है उसको सही करना है। तो ये 5 बिंदुओं से हमें पता चलता है कि एक डेमोक्रेसी कितनी महत्वपूर्ण है। अब आपको अगर डिक्टेटरशिप समझना है तो इसको जस्ट अपोजिट कर लीजिए, क्या कि भाई इक्वलिटी अमंग सिटीजन आपको नहीं मिलेगी, यानी कि आपको डिक्टेटरशिप में ये काम नहीं होगा। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, आपकी किसी प्रकार की कोई गरिमा नहीं रहेगी, ऐसा डिक्टेटरशिप में होता है। ठीक है, तो ये सभी जो अपोजिट पॉइंट है उसको आप समझ लीजिए, तो आपको डिक्टेटरशिप में समझ में आ जाएगा और डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, ये 5 बिंदुओं के साथ में हमने समझा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, तब तक आप नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी प्रोडक्ट्स अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटमेंट गवर्नमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है वो बहुत बड़ी उत्तरदायित्व होती है। मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपने मान लो कोई कानून बनाया है और आपने डायरेक्टली लागू कर लिया है, आपको उसको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के साथ साथ में ही जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें भी आपको चेंजेस कराने पड़ेंगे, उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री आए और उन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि कृषि कानून लागू होंगे, तो इस प्रकार से नहीं होता है।
आपको परमिशन लेनी पड़ती है, सबकी सहानुभूति लेनी पड़ती है। उसके साथ में ही आपको जो वोटिंग के थ्रू उस कानून को पास करना पड़ता है, विधेयक को पास कराना पड़ता है, फिर कानून बनता है। तो पूरा एक प्रोसेस होता है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो एक जो डेमोक्रेसी होती है उसमें किसी भी गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, लेकिन आपको उत्तरदायी होनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबल होती है। आप ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट बना के बैठ गए और सब कुछ काम चल रहा है राम भरोसे से, है ना। तो इस तरीके से काम गवर्नमेंट करती है। पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूल्स। जो लोग होते हैं उनको अपने निर्णय स्वयं चूज करने के लिए समय मिलता है, उसको अधिकार है। एंड दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूल्स। और साथ में ही क्या कानून उनसे छीने गए हैं और क्या कानून नए बन रहे हैं, इस पर कंट्रोलिंग भी उनकी होती है। किस प्रकार से होती है? देखिए, जो गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं, एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, वो किसने चूज करके भेजे हैं? आप ही ने तो चूज करके भेजे हैं। तो इस प्रकार से जो लोग होते हैं, आप ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही कहीं गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट कोई भी रूल बना दे, है ना। तो आपका प्रेशर उस गवर्नमेंट पे रहता है। सिटीजन कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट कोई भी रूल बना रही है तो उसमें पार्टिसिपेट होती है। उनका प्रेशर होता है कि हाँ ये कानून सही है, कोई कानून गलत है। जैसे कि कृषि कानून बनाया सरकार ने और कृषि कानून बनाने के बाद उनको वापस लेना पड़ा, तो ये किसका? सिटीजन जो हड़ताल पे बैठ चुके थे, है ना। तो इस तरीके का उनको प्रेशर होता है कि आपको कोई काम सही करना है या नहीं। थस डेमोक्रेसी प्रोडक्ट्स a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectations of the citizen। जो citizens होते हैं उनकी जो expectations होती है उस पर जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो सभी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए सारा काम करेगी, कुछ भी कानून नहीं बना सकती, है ना। जैसे कि डिक्टेटरशिप, फिर तो अगर कोई भी बना दिया और जबरदस्ती लागू कर दिया तो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में फर्क क्या रह जाएगा। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो होती है वो बहुत बड़ी उत्तरदायी सरकार मानी जाती है। डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोड्यूसर्स। देखिए, ये जरूरी है कि एक डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने विचार रखती है और विचार रखने के साथ में ही जो सारे विचार होते हैं वो मीडिया के थ्रू लोगों के पास आते हैं और लोगों के पास आने के बाद में लोगों को क्या रिस्पॉन्सिव उन पे आता है, रिस्पॉन्स आता है उस पर सरकार अपना निर्णय लेती है। तो सरकार ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट बना रही है, आपका नजरिया देखेगी, आपका रिस्पॉन्स देखेगी, उसके बाद सरकार कोई भी काम करेगी। सो सिटीजन who want to know if a decision was taken through the correct producer can find out this information. Citizens can their part in the decision making whenever they want। जब भी कोई निर्णय बना रहे हैं सरकार, तो सरकार ये देख लेगी पहले कि भाई आपने जो हम जो सारी चीजें बना रहे हैं, जो कानून बना रहे हैं, हम जो विधेयक ले रहे हैं, हम जो लॉ बना रहे हैं, वो लोगों के साथ में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अगर लोगों का रिस्पॉन्स सही आता है तो गवर्नमेंट उस कानून को लाने में बिल्कुल आगे कदम बढ़ाएगी, और नहीं आता है तो गवर्नमेंट पीछे हट जाएगी। तो यही तो बात लिखी हुई है कि सिटीजन कैन टेक पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो पार्ट होते हैं। और पार्ट एक तरह से इस तरीके से, दूसरा क्या कि भाई आपने जिसको वोटिंग करके भेजा है, वोटिंग करने का मतलब क्या है कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारा नेतृत्व करेगा, ये हमारा लीडर है। तो अब ये क्या है कि अगर उसने वोटिंग की, मान लो एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, अब वो कोई खड़ा हो गया। मान लो एक उसके सामने बी नाम का व्यक्ति है, वो भी इसके सामने खड़ा हो गया। अब मान लो 1000 लोगों की कोई गांव है। अब इसमें से अगर ए वाला व्यक्ति जीत जाता है तो ये सारा क्या करेगा, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर 1000 लोगों ने वोटिंग की है, चाहे इसके कितने भी आए, जैसे मान लो कि भाई इसके आ गए 501 और इसके 499, है ना, तो जीता कौन? ये जीता। तो अब ये तो जीता, लेकिन ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 1000% को। और ये व्यक्ति डायरेक्ट यहाँ है, इसका मतलब अगर वो हाँ या ना करता है तो ये आपका डिसीजन होता है ना। तो इस तरीके से और दूसरा क्या है कि अगर वो बन भी जाता है तो आपका प्रेशर पहले से रहता है, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है, क्या फीडबैक नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय होता है
कि किसी भी कानून को बनाने के लिए लोगों की जो राय है वो लेना आवश्यक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओवन गवर्नमेंट, यानी कि एक डेमोक्रेटिक, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र जो सरकार होती है वो लोगों की खुद की सरकार होती है। और बिल्कुल सही बात है, हम वोटिंग करके ही तो उन्हें भेजते हैं। साथ में ही पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम, और लोग बाग ये इंश्योर करते हैं कि भाई लोग जो कानून बना रहे हैं वो हमारे हितों में कानून बनाए और साथ में ही सही कानून जो है वो बनाए। ठीक, नोट कर लीजिए आप इसको। यस, नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। हमने शुरुआत में ही इसकी बात की थी कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत आवश्यक है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहे। कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया हो। और बात भी सही है, हम लोगों को भी में भी देखते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है वो बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है ना, और जो फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो भी लगभग तरक्की के पास जा रहा है। तो देश में भी सेम सिचुएशन होती है। कोई भी देश अगर अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो देश जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर भी यही लिखी हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन सिविल फैक्टर्स। कुछ जो बिंदु होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ उस पर निर्भर करती है। देखिए पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीज है वो। द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, कि भाई एक कंट्री है उसकी पॉपुलेशन कितनी है प्लस उस कंट्री की साइज क्या है। ऐसा तो नहीं है कि देश तो है छोटा पाकिस्तान और दूसरा उसमें पॉपुलेशन बढ़ दी गई है तो देश क्या होगा, गर्त में ही जाएगा, जैसे कि आज पाकिस्तान जा ही रहा है ना। तो ग्लोबल सिचुएशन, साथ में ही वो देश जो है किस सिचुएशन में है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अफ्रीका की तरह पूरा रेगिस्तान ही भरा हुआ है। तो ये भी बहुत डिपेंड करता है कि ग्लोबल सिचुएशन उसकी कैसी है। जैसे भारत की ग्लोबल तीनों ओर से समुद्र से है, ऊपर हिमालय है, तो बहुत अच्छी ग्लोबल सिचुएशन में भारत बसा हुआ है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, भी कोऑपरेट कितना हो रहा है, किसी अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन कितना अच्छा है। हाल फिलहाल हम देखते हैं कि सभी देश जो है वो भारत की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं। साथ में ही हमारी कनेक्टिविटी जो है सभी देशों से बहुत बढ़िया है ना। अब चाहे वो रशिया से बात करें उससे भी बहुत बढ़िया है, और साथ में यूएसए से बात करें तो उससे भी बहुत बढ़िया है ना। तो इस तरीके से जो कंट्री है उसका दूसरे कंट्रीज से किस तरीके से संपर्क है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्ट बाय द कंट्रीज, किस तरीके से उसने जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो एडॉप्ट कर रखी है। ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ कोरिया की तरह उसने भी सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि हम ना तो कुछ आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ना एक्सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश में सारी चीजें। अब रशिया की एक मैं कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। रशिया में जब ग्लोबलाइजेशन था ही नहीं तो उससे पहले उन लोगों ने ना तो कभी बिस्किट देखा ना कभी जींस देखी। जब रशिया में ग्लोबलाइजेशन आया तब उन्हें पता चला कि जींस क्या चीज होती है और बिस्किट क्या चीज होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो, है ना। तो आज तो सिचुएशन बहुत बढ़िया है रशिया की। हाँ, देयर इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने सोचने लायक है, देखने लायक है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी कंट्रीज की, वो अगर पुअर कंट्रीज है तो उसकी और डिक्टेटरशिप की, यही मैंने बात आपको शुरुआत में भी समझाई थी कि उन दोनों कंट्री की, जो पुअर कंट्री है और एक डिक्टेटरशिप जो कंट्री है, उन दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी हम आम तौर पे दूसरी डेमोक्रेसी की देखते हैं, है ना। यानी कि पुअर कंट्री जो भले डेमोक्रेसी हो तो सिचुएशन क्या है उसकी, पुअर कंट्री है इसका मतलब उसका ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। और डिक्टेटरशिप में भी क्या होता है कि तानाशाही के कारण उनके रूल्स ऐसे होते हैं कि लोग उनसे नाराज रहते हैं, साथ में ही दूसरे देश होते हैं वो नाराज रहते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो बेटर नहीं होती है। सो डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड एज इट हैज सिविरल पोजीशंस आउटकम्स। तो इसलिए जो डेमोक्रेसी होती है सभी लोग उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक आउटकम्स फ्रॉम डेमोक्रेसी, किस तरीके से जो डेमोक्रेसी होती है कोई कंट्री उसके लिए इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है। ठीक, द फॉलोइंग पॉइंट शोज द रिलेशनशिप्स ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में जो ग्रोथ होती है इकोनॉमिक वो
और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी यानी कि कैसे डाउन जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। द डिक्टेटोरियल regime has had a silently better record from economic growth, but when we compare their records only in poor countries, there is virtually no difference। बहुत अच्छी बात है कि भाई हम अगर ये देखें कि डिक्टेटरशिप कोई किसी कंट्री में है तो उसमें जो ग्राफ है ठीक चल रहा है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं पुअर कंट्रीज से तो हमें पता चलता है कि यार ये जो पुअर कंट्रीज है वो और साथ में ही डिक्टेटर जो कंट्रीज है वो, इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। तो इस तरीके से भाई समस्या तो यही है कि डिक्टेटरशिप जो है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही है और पुअर कंट्रीज है उसकी भी कोई बढ़िया हालत नहीं है। तो फिर समय असमानता क्या है, दोनों में तो एक ही समान हो गई है ना, न तो इनकी बढ़ रही है ना घट रही है, एक समान चल रही है। there can be a very high degrees of inequality with democracies, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी से किसी डिक्टेटरशिप कंट्री को तो हमें यह पता चलता है कि इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ डेमोक्रेसी बहुत हाई ग्रोथ रेट के साथ में बढ़ रही है और कहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस डिक्टेटर जो कंट्री है उसकी चल रही है बहुत डाउन चल रही है। तो हमें बहुत फर्क पता चलता है कि भाई जो डेमोक्रेसी प्योरली डेमोक्रेसी कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़िया हो रही है। देयर इज द often inequality of opportunities available to the poorer section of the society। देखिए पुअर सेक्शन जो होता है वो हमेशा से ही डाउन में ही चलता रहता है, चाहे वो पुअर कंट्रीज डेमोक्रेसी हो या फिर डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप में अगर कोई रूल्स है और वो बेटर नहीं बनाए गए हैं तो जरूरी है कि उनकी जो सिचुएशंस है वो लगातार बिगड़ेगी। और सामान्य तौर पे हम ये बिल्कुल कॉमन सेंस सी बात है कि भाई पुअर सेक्शन है उसको कोई फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है तो उसकी तो और दशा बिगड़ती ही जाएगी। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है, जो पुअर कंट्रीज होती है उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है कि वो अपनी तरक्की कर सके। क्यों? क्योंकि पहले ही से ही तो देश गर्त में जा रहा है, पहले से ही जो देश है वो तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से सही नहीं है। फिर वो पुअर जो पर्सन होंगे वो कैसे अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सही कर पाएंगे। देखिए पाकिस्तान की हालत, देखिए बांग्लादेश की हालत, देखिए श्रीलंका की हालत है ना। तो उनमें क्या हो रहा है अब ये जो बांग्लादेश में हाल फिलहाल हुआ है, ठीक है, ये कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश और अच्छा हो रहा है या बांग्लादेश के लोग अब सुख रहेंगे? कोई भी चीज अगर बिगड़ रही है तो उसका प्रारंभ और उसका अंत दोनों बहुत फर्क होता है। धीरे धीरे उसका ग्राफ बहुत डाउन जाता है। ये जो आज सिचुएशन बांग्लादेश में हुई है ना, इकोनॉमिक एकदम डाउन हो गई है, उस बांग्लादेश के शेयर मार्केट सारे गिर चुके हैं, बांग्लादेश की सिचुएशन लगातार बहुत गिरती हुई जा रही है। तो स्टेबल होने में उसको बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो बांग्लादेश की स्थिति आज जो दिख रही है उससे भविष्य में मैं आपको कह रहा हूँ कि भविष्य में उसकी बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, ठीक है। यस, अवेलेबल फॉर पुअर सेक्शन, तो पुअर सेक्शन के जो है उसको जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पाती है बेटर तरीके से। तो ये हमने दो चीज देखी, एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा और दूसरा देखा कि इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और पुअर कंट्रीज, इन तीनों में किस तरीके से जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। यस, अब हम देखते हैं रिडक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की, हम किस तरीके से जो पॉवर्टी है और साथ में इनइक्वालिटी है उसको कम कर सकते हैं, है ना। All individuals have equal weight in elections. Representatives in the process of bringing individuals into the political arena or an equal footing, we have growth economical inequality. First, a small number of ultra-rich enjoy a high disproportionate share of wealth and income. Their share in the total income of the country has been increasing. Yes, देखिए क्या होता है कि कोई भी जो कंट्री है ना, अब वो ऐसा नहीं है कि जिसे नरेंद्र मोदी जी आ गए। एक छोटी सी स्टोरी के साथ में हम पहले पॉइंट को समझते हैं, पर तो हम बाद में लेंगे, हिंदी मीनिंग भी आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं एक स्टोरी से के साथ में आपको इस पहली जो लाइन है उसको समझाता हूँ, बहुत बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए होता क्या है, हम ये समझते हैं कि कोई नेता है, बड़ा नेता है, कोई कैबिनेट का मिनिस्टर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्रिमंडल हो,
तो इस सबसे देश चलता है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। देश चलता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन से, सेकंड चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन कर रहा है, सीजेआई कितना पावरफुल है, थर्ड आता है कि जो कैबिनेट है वो कितनी पावरफुल है, कैबिनेट यानी कि जो प्रधानमंत्री और उनकी बात करता है, और फोर्थ जिनका रोल इन सबके इक्वल होता है वो उस कंट्री के जो अमीर लोग होते हैं उनका। जैसे कि हम भारत की बात करें तो अंबानी, अडानी, बिरला, ये सब क्या है, इस देश को चला रहे हैं। ये जो बड़े बड़े हाथी होते हैं ये सब इन देश को चलाते हैं। शेयर मार्केट में इनका भरपूर योगदान होता है। तो और एक देश क्या होता है, देश हम कैसे करते हैं, देखिए कोई भी देश कुछ गड़बड़ होने लगती है ना तो शेयर मार्केट उसका पहले गिरता है। ये नहीं कि जो पैसा होता है वो डिफाइन करता है कि शेयर मार्केट कैसा है कैसा नहीं है। दूसरा कि भाई उनकी जो अमीर लोग हैं उनका शेयर परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक कंट्री को चलाने के लिए इन चारों स्तंभों की आवश्यकता है। भाई पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा हो, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करने वाला उसके पास बहुत पावर हो, तीसरा जो कैबिनेट है वो बहुत पावरफुल हो, और चौथा जो किसी देश में अमीर लोग हो उनकी भी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वही लोग करते हैं, और जो विदेशी फंड आता है वो भी उन्हीं के करना होता है। तो यही बात इसमें समझाई हुई है कि स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच, कि भाई बहुत छोटी जो संख्या में अल्ट्रा रिच है लोग हैं वो डिसप्रोपोर्शन शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम, जो उनकी शेयर होती है, इनकम होती है, वो बहुत स्पेंड करते हैं। साथ में ही वो मार्केट में जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा मार्केट को फायदा होगा। देयर शेयर इन टोटल इनकम ऑफ कंट्री हैज बीन इंक्रीज्ड, और इसके साथ में ही कंट्री जो है उसका इंक्रीज होता जाता है। लेकिन हम एक चीज और देखते हैं इसमें कि दोस्त एट द बॉटम स्टारा ऑफ सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन देयर इनकम हैव बीन डिक्लाइनिंग, यानी कि एक छोटे से बिंदु से हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री में अमीर लगातार अमीर होता जाता है और गरीब लगातार गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सही टाइम पे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। ये कह रहे हैं कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं वो तो बहुत इंजॉयमेंट करते हैं, साथ में ही उनका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनका क्या, उनको तो पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये एक क्या है कि जो इनइक्वलिटी है हमारे सामने, जो पॉवर्टी है, उसको खत्म करने का प्रयास करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि सरकार का जो टैक्स है वो समय पे करें, साथ में ही जो ब्लैक मनी है उसको कम करें, कम क्या खत्म करने की कोशिश करें, साथ में ही जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने की कोशिश करें, लोगों को इक्वल लाने की कोशिश करें, हर कैटेगरी को इक्वल लाने की कोशिश करें, है ना। तो ये सारी इन सब चीजों से क्या होगा कि जो कंट्री है वो सही लाइन पे आने की प्रयासरत रहेगी। इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपेयर टू वेरी सक्सेसफुल इन रिडक्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो चला निर्णय तो सब ठीक लेती है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन समस्या क्या होती है कि डेमोक्रेसी इतने लार्ज लेवल पर जो ये डाउन और अप जो है, यानी कि जो पुअर सेक्शन है, जो अल्ट्रा रिच सेक्शन है, मिडिल क्लास है, इन सबको बेटर पोजीशंस में लाने के लिए प्रयास करती है, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं रह पाती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि डेमोक्रेसी बेटर है डिक्टेटरशिप से, क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, मान लो भाई साहब क्या हुआ है कि बुला दिया अंबानी जी को, अंबानी जी पधारो, अंबानी जी आए, उसने कहा अंबानी जी कितने रुपए है आपके पास, उसने कहा हमारे पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 1 बिलियन है, 10 बिलियन है, जो भी है। तो उन्होंने कहा ठीक है काम करो कि जितने पैसे है ना इन सबको बांट दो, किसमें बांटो, सब में बांट दो। तो अब क्या अंबानी जी क्या करेंगे कि ऐसा मना तो कर ही नहीं सकते डिक्टेटरशिप में, नहीं तो उनको क्या गोली से उड़ा दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं कि उनको सहूलियत होती है डेमोक्रेसी में कि वो जो है मार्केट में अपना योगदान तो दे ही दे, लेकिन साथ में ही क्या करें कि जो इनइक्वालिटी है उनको भी कम करने का प्रयास करें। ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक प्रयास रहता है ना। बढ़ते हैं आगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, हम सोशल डाइवर्सिटी जो है उसको किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं उसके बारे में अब पढ़ेंगे। आपने ये लिख लिया? नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए। यस,
अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सोसाइटी है जो इसमें इनइक्वालिटी है उसको कम करेंगे। जो अभी हमने बात की ना, उसका सोल्यूशन भी तो अब हम निकालना पड़ेगा, उसी का सोल्यूशन अब हम निकालने चलते हैं। नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली resolve conflict among different groups. However, we can learn to respect this difference and we can evolve mechanism to negotiate the differences. Democracy is best situated to produce these outcomes. The ability to handle social differences, divisions, decisions and conflict is the plus point of democratic regimes, but democracy must fulfill two conditions in order to achieve these outcomes. देखिए, अगर कोई डेमोक्रेसी है, हर चीज में कमी होती है। एक अच्छा व्यक्ति होती है, उसमें भी कोई ना कोई कमी होती है, डेमोक्रेसी में भी कोई ना कोई कमी होगी। लेकिन फिर भी ये क्या कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी जो है उसमें ऐसी जरूरतें होती है जिससे हम डेमोक्रेसी में लचीलापन कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लचीलापन होता है, जिससे हम उसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, कुछ फेरबदल कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप में तो नहीं कर सकते हैं, तो इसमें डेमोक्रेसी में तो कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि सोशल डिफरेंसेस है उसको कम करना पड़ेगा, डिसीजंस है, ये सब इसी के प्लस पॉइंट है कि भाई सोशल डिफरेंसेस है उसको डेमोक्रेसी कम करने की कोशिश करती है। डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, जो मतभेद है, उनको कम करने की कोशिश करती है। ये सब इनके प्लस पॉइंट है किसके, डेमोक्रेसी के। लेकिन डेमोक्रेसी को दो बातों पे और निर्णय करना पड़ेगा, जो हमने पहले वाले स्लाइड में पढ़ा उसका आंसर अब हमें मिलने जा रहा है। फर्स्ट क्या है, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। जो मेजोरिटी लोग हैं, यानी कि जो भारत है, मान लो भारत में है, भारत है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो मेजोरिटी में भी हैं और माइनॉरिटी में भी है। यानी कि मेजोरिटी में मान लो हिंदू है, तो इन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो मुस्लिम्स होते हैं, जो सिख होते हैं, जो ईसाई होते हैं, इन सब के साथ में मिलके काम करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि गवर्नमेंट जो होगा जो वो अपने जनरल व्यूज दे सकें। ऐसा नहीं है कि आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, बट रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि डिफरेंसेस आ जाएंगे और गवर्नमेंट जो है एक पक्ष में नहीं जा पाएगी। गवर्नमेंट हिंदूस कहेंगे ये हमें करना है, मुस्लिम्स कहेंगे ये हमें करना है, ईसाई कहेंगे ये हमें करना है, सिख कहेंगे, तो ऐसे क्या होगा, देश आपसी मतभेदों में बढ़ जाएगा, है ना, धार्मिक रूप से बढ़ जाएगा। तो अगर जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटीज के साथ में रह के काम करती है, तो यही तो भारत की खूबसूरती है कि भाई जो मेजोरिटी होती है भारत की, वो सभी माइनॉरिटीज के साथ में मिलकर काम करती है, जिससे गवर्नमेंट क्या होता है, अपने जो लॉज है, अपने जो काम है, फंक्शंस है, उसको स्मूथली रन कर सकें। तो एक ये है। दूसरा, रूल बाय मेजोरिटी मीन्स दैट इन द केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन द केस ऑफ एवरी इलेक्शंस डिफरेंट पर्संस एंड ग्रुप्स मे एंड कैन फ्रॉम मेजोरिटी। अब इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई ग्रुप है, मेजोरिटी का ग्रुप है, उसमें ये नहीं है कि आपको मेजोरिटी में ही सब कुछ चीजें मिल रही है तो आप एक पक्ष में ही जाए, ठीक है। अब मान ले हैं कि भाई हिंदू का ही कोई एक एमएलए बनता है, एक एमपीज बनता है, तो उसके साथ में ही आप, ऐसा नहीं है कि सारे ही जो पक्ष होंगे वो हिंदू को ही देंगे, उसके साथ साथ में ही आपको सभी, जैसे कि सिख है, मुस्लिम्स है, ईसाई है, उनका भी ध्यान रखते हुए, माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखते हुए दोनों काम करने पड़ेंगे। आपको मेजोरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि एक समाज में, एक भारत, एक कंट्रीज में सभी जो फंक्शंस है वो स्मूथली रन कर सकें और स्मूथली चल सकें। तो ये सारी चीजें इन दोनों के बारे में जो डेमोक्रेसी में एक गवर्नमेंट होती है उसको ध्यान रखने के लिए आवश्यक है, ठीक। तो ये दोनों चीजें सिंपल सी है। क्या करना है, पहले वाले में भाई जो मेजोरिटी है उसको माइनॉरिटी के साथ में रह के काम करना है, जिससे जो गवर्नमेंट है वो फंक्शंस आराम से चला सके, अपने जो लॉज है, जो रूल्स है, वो आराम से रन कर सके। दूसरा क्या है कि भाई आप कोई मेजोरिटी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कानून आपके ही चलेंगे, मेजोरिटी वालों के ही चलेंगे। आपको दूसरों जितने भी माइनॉरिटीज हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन, जितने भी हैं, ये सभी क्या करेंगे, आप उनको भी ध्यान रखते हुए कानून बनाने पड़ेंगे और दोनों को मेल साथ में रह के काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत कुछ और ही कह रहा है, दक्षिण भारत, साउथ भारत और ही कुछ कह रहा है ना। जैसे कि
इंग्लिश को लेके भी हम देखते हैं कि मतभेद होते रहते हैं। तो अब क्या है कि उत्तर भारत ने भी अपना लिया, दक्षिण भारत ने भी अपना लिया, हिंदी उन्होंने भी अपना ली, हिंदी अपन ने भी अपना ली, तो साथ में रहेंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। जैसे आज कोई दिक्कत नहीं होती है हिंदी इंग्लिश को लेके, भाई साउथ में भी चलती है, नॉर्थ में भी चलती है। उन्होंने कहा इंग्लिश मान लो, भाई इंग्लिश प्रेफर करो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है इंग्लिश हम प्रेफर कर लेंगे। फिर उत्तर भारत ने कहा कि हिंदी प्रेफर करो, तो इन्होंने कहा ठीक है हम भी हिंदी प्रेफर करो, तो कितना बढ़िया काम हो गया, भाई साउथ भी नाराज नहीं और नॉर्थ भी नाराज नहीं। तो इस तरीके से अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो गवर्नमेंट भी अपना काम सही से कर सकेगी। तो ये दोनों यहाँ पे पॉइंट थे। बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए आप। यस, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट होती है, सॉरी जो लोग हैं उनमें गरिमा मिल सके और नागरिकों को किस तरीके से जो स्वतंत्रता है वो मिल सके, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी other form of government in promoting the dignity and freedom of the individual. The patience of respect and freedom is the basis of democracy. Let's take the case of the dignity of women. चलिए डिग्निटी और फ्रीडम के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। क्या होता है कि किसी भी देश में हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि समानता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। अब समानता मिले किसमें? सभी चीजों में। अब सभी चीजों में मिले तो जैसे कि आप पुरुष हैं तो आपको ये लगेगा कि नहीं सारी समानता हमें मिलनी चाहिए, कोई महिला है तो हमें उसमें मिलनी चाहिए। अब हमारे दिमाग में जब भी समानता की बात आती है तो अपने लिए ही आती है, महिलाओं के बारे में विचार नहीं आता। तो अब यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई गरिमा मिल रही है तो इसका मतलब डिग्निटी मिल रही है, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ग को दे दिया जाए, महिला है तो उसको भी मिलनी चाहिए और पुरुष है तो उसको भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रमोटिंग द डिग्निटी ऑफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि कोई भी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो सभी के साथ खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप एक व्यक्ति के साथ में खड़ी रहेगी। डिक्टेटरशिप में क्या होगी, भाई भतीजावाद हो जाएगा, यानी कि आप सिर्फ अपने लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो सबके साथ में जुड़ी रहती है। द positions of respect and freedom is the basis of democracy. Let's take the case of the dignity of women. एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से गरिमा मिली है। The long struggle of women have created some sensitivity that respect and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. The same is true of कास्ट inequalities। देखिए लंबे समय से महिलाओं का आंदोलन चल रहा है फेमिनिस्ट आंदोलन हम पढ़ेंगे, मूवमेंट एक चैप्टर में आएगा हमारे, मुझे याद नहीं आ रहा है किसमें है, लेकिन हाँ एक चैप्टर में है फेमिनिस्ट मूवमेंट, जो आपके बोर्ड में भी अक्सर पूछा जाता है। तो वो क्या था, महिलाओं के लिए था। यहाँ पर भी यही बात आई है कि महिलाओं ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है और संघर्ष करने के साथ में ही महिलाओं को अपने अधिकार मिले हैं। ये सब किस तरीके का था, तो ये सब उसी तरीके का था जैसे कि समाज में इनइक्वालिटी चल रही थी, जातिवाद चल रहा था, छुआछूत चल रही थी, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग वाली बातें चल रही थी। उसी तरीके से जैसे जैसे वो खत्म होने के कगार पे आया, उसी तरीके से महिलाओं ने भी प्रोटेस्ट किया और महिलाओं ने प्रोटेस्ट करने के साथ में ही महिलाओं को भी अपने अधिकार मिलने शुरू हुए। तो ये एक बात थी यहाँ पर, है ना। हाँ, inequality. Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and the discriminated castes from equal state and equal opportunity. साथ में ही जो डेमोक्रेसी है और विशेष रूप से इंडिया की डेमोक्रेसी है वो क्या करती है कि सभी समुदाय के साथ में, सभी ग्रुप्स के साथ में, सभी जो कास्ट है उनके साथ में समान रूप से खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक विशेष ग्रुप को लेके उनका प्रोत्साहन बहुत ज्यादा रहता है। हाँ, अब देखिए बहुत बढ़िया बात, मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक्स अ डिफरेंस इन द वे द गवर्नमेंट इज रन एंड इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। भाई आज के जमाने में क्या होता है कि लोगों की इच्छा होगी उतनी गवर्नमेंट चलेगी, यानी कि हम लोगों की जितनी इच्छा होगी ना उतनी गवर्नमेंट चलेगी। यानी कि हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट सही से चल ही नहीं पाएगी। डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन नेवर गेट्स ओवर। जो लोकतंत्र का जो टेस्ट होते हैं, जो एग्जामिनेशन होते हैं वो कभी खत्म होते ही नहीं। बहुत ही अच्छी बात लिखी है
कि उनके जो एग्जाम्स होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, हर 5 साल में एग्जाम्स उनके आ ही जाते हैं। और हम देखते हैं कि बार बार स्टेट्स में जो चुनाव होते हैं वो भी तो एक तरीके के एग्जाम ही है। नगर पालिका, नगर निगम, इनके जो वोटिंग होती है वो भी एक एग्जाम ही है। तो ये जो एग्जाम है उनके कभी खत्म नहीं होते हैं। एज इट पैसेज और वन टेस्ट, अगर वो कभी पासेस वन टेस्ट, अगर वो कभी एक एग्जाम जो है वो पास कर लेती है, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई, तब वो स्टेट के एग्जाम उनको देने पड़ेंगे। भाई कैसे? इट प्रोड्यूसेस अनदर टेस्ट, उनके कहीं ना कोई दूसरे जो है आ जाएंगे, उनकी वोटिंग आ जाएगी। चाहे जैसे कि मान लो जैसे ही राजस्थान में वो जीतती है और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, राजस्थान में पहले उनका एग्जाम ही हुआ, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इस तरीके से क्या होता है कि उनके जो टेस्ट है वो कभी खत्म नहीं होते हैं। पहले अगर कहीं एक स्टेट में चुनाव हो रहा है तो अब दूसरे स्टेट में हो जाएंगे। इसीलिए तो क्या कह रहे हैं वो भाई नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि हमें एक ही एग्जाम देना हो पड़े और सब एक साथ ही देना पड़े, ताकि पता तो चले कहाँ फेल हो रहे हैं कहाँ पास हो रहे हैं, है ना। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही जो लोग हैं ये उनके लिए बेनिफिट है। दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो और ज्यादा बेटर बने और अच्छी बने। और द फैक्ट दैट पीपल आर complaining is itself a testimony to the success of democracy। इसी के साथ में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समय समय पर इनका इम्तिहान लिया करते हैं और समय समय पर इनके टेस्ट लिया करते हैं। जो टेस्ट में पास हो जाते हैं तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और वापिस क्या होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो ठीक है, चलो वो वापिस आ जाएगी 5 साल के लिए, लेकिन अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो वो वापिस क्या हो जाएगी, हार जाएगी। तो ऐसे करके क्या है, डेमोक्रेसी की बहुत खूबसूरती है कि एक ही व्यक्ति जो है वो तानाशाह नहीं बन जाए, डिक्टेटर नहीं बन जाए। उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए हुए हैं जिसके तहत बार बार इलेक्शंस कराए जाते हैं, हर स्टेट में इलेक्शन कराए जाते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन कराए जाते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो ये एक छोटा सा लेसन था, बहुत प्यारा सा लेसन था। हमें ये समझने में सहायता मिली कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो बेटर है डिक्टेटरशिप से और मोनार्की से। तो ये क्यों जरूरी है अब आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे हो गया है लेसन हमारा, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ में ही बहुत जल्द एक नया चैप्टर आएगा। इसी के साथ में ही हम एक एक चैप्टर करते हुए पूरा सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे, हमारी टीम को मिलता रहे और हमारी जो मेहनत है वो साकार होती रहे। आप हमें सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ में ही व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम पे मैं इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कि पॉलिटिकल साइंस लगभग पूरी हो चुकी है, फर्स्ट चैप्टर था जो हमारा रह गया था, अब हम उसे बाद में करवाएंगे। एक बार दूसरे जितने भी चैप्टर हैं, ज्योग्राफी हमें शुरू करनी है जल्द से जल्द। प्रिंट एंड कल्चर जो है वो चैप्टर पढ़ाना है। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है वो भी। इकोनॉमिक्स हम पूरी कर चुके हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे पूरे हो जाएंगे। हिस्ट्री पूरी हो जाएगी, इकोनॉमिक पूरी हो गई है, और इसके साथ में ये जो आज पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 हो गया है ये पूरी हो गई है। हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर रहा है और पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट शायद ये दोनों चैप्टर रहे हैं, ये हम बाद में करेंगे। अब ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है, वो हिस्ट्री का चैप्टर करने के बाद में। तो टेलीग्राम पे मैं सभी की पीडीएफ एक साथ डाल दूंगा, फर्स्ट चैप्टर भी इंक्लूड डाल दूंगा मैं, ताकि आपके जो एग्जाम्स हैं उसकी आप तैयारी लगातार करते रहें। और समझने के लिए आप मेरा वीडियो देख ही सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी नीलेश श्रीमाली और श्रीमाली सर एक ही अकाउंट है मेरा, उसमें अभी जो सेकंड वाला अकाउंट था वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, बंद कर दिया है। और फेसबुक पे नीलेश श्रीमाली नाम से मेरा अकाउंट है। तो ये रही आज की क्लास। मिलते हैं बहुत जल्द एक बेहतरीन क्लास के साथ में ही। पढ़ने से अधिक हम समझने पे फोकस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।